गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपको सारी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर ले। तो आज शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन के लिए जो सीबीएसई एनसीईआरटी का एग्जाम आने वाला है। और इसके साथ ही मैं हिंदी मीडियम की भी फिजिक्स करवा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो उसमें भी आपको करवाया जाएगा सारे बोर्ड्स की, क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह लागू होती है। तो आज अपने रिवाइज करने वाले एनसीईआरटी क्लास 12th का सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो है, जिसका नाम है न्यूक्लियस, इसको रिवाइज करने वाले हैं बेटा। तो जल्दी से ठोको लाइक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे कि जो रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स थे गाइगर और मार्शल, उसको एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जिसमें गोल्ड की थिन लेयर पर अल्फा पार्ट की स्कैटरिंग करवाई थी, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई थी। देन उससे कुछ रिजल्ट मिले थे, तो उससे न्यूक्लियस का पता लगा था कि एटम का साइज बहुत बड़ा है, उसके ठीक सेंटर में कहीं पे एक बिल्कुल टीनी वॉल्यूम के अंदर या टीनी रीजन के अंदर, स्मॉल रीजन के अंदर एटम का ज्यादातर मास जो है वो मतलब लाई करता है, ज्यादातर मास लाई करता है और ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पे लाई करता है, उसको बोला गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात है कि द न्यूक्लियस वाज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम बाय फैक्टर 10⁴, यानी एटम की जो रेडियस है उससे 10⁴ टाइम्स स्मॉल है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद में दिस मीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अबाउट 10⁻⁻12 टाइम छोटा है, यानी एटम का जो मास है उससे न्यूक्लियस का मास जो है 10⁻12 टाइम छोटा है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 99.99% जो मास है एटम का सारा एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। यानी अपने बोल सकते हैं कि इससे प्रूव होता है कि एटम का ज्यादातर जो पार्ट है वो खाली है, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अपने को पता लगा था कि जो स्पेस है उसका एटम के चारों तरफ रीजन है वो सारा एम्प्टी है, और 99.9% जो मास है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब नए क्वेश्चन बनता है कि क्या न्यूक्लियस भी आगे कुछ किसी चीज से बन सकता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, वो इस चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मासेस और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक मास क्या होता है और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बना किससे है, कैसे बना है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि न्यूक्लियस बेटा इतना छोटा है, एटम इतना छोटा है, तो उसको अपने केजी, ग्राम, मिलीग्राम इसमें तो मेजर नहीं कर सकते। तो उसको मेजर करने के लिए, उसके मास को मेजर करने के लिए बहुत स्मॉल मतलब यूनिट चाहिए, छोटी यूनिट चाहिए। तो इसलिए यूनिट जैसे कार्बन 12 है, उसका एटॉमिक मास इतना होता है, उसका मास इतना होता है, 1 एटम का मास है ये। लेकिन इसको उससे भी मेजर नहीं कर सकते न्यूक्लियस को, तो इससे भी छोटी एक यूनिट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। दिस यूनिट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बेटा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका भी 1/12 जो मास होगा उसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको डिनोट करते हैं 1 यूज से। आ गया समझ में। और इसकी वैल्यू अगर पुट करके फाइंड करेंगे तो 1.66 इंटू 27 kg इतना होता है 1 AMU। इसके बाद में देखते हैं, अब इसके बाद में शुरुआत के अंदर ये माना गया था कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे हाइड्रोजन के मास के मल्टीपल है। जैसे हाइड्रोजन के मास जो है उसका मल्टीपल है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम ऐसे। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस मिले जो हाइड्रोजन के जो मास है उसके मल्टीपल नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या था, क्लोरीन का 35.46 आया। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अपने 1 मान के चलते हैं तो क्लोरीन का आना चाहिए था 35 पूरा आना चाहिए था, लेकिन पॉइंटों में आ गया। तो इससे क्या पता लगा कि टोटल जो मासेस है वो हाइड्रोजन के मास के इंटीजर मल्टीपल नहीं है। अब इसके बाद में कुछ चीजें और देखते हैं बेटा। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हालांकि इन्होंने लेवल में नहीं दिया, शुरुआत के अंदर अलग दे रखा है। हाँ, ये जो एटम है बेटा अपना एटम है, और ये इसके
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं मान लेते हैं। ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको Z से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको डिनोट करते हैं Z से। अब देखा गया कि कई ऐसे भी एटम एग्जिस्ट करते थे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। इनको बोला गया आइसोटॉप्स। क्या बोला गया? आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, यहाँ पे दिया होगा, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे क्लोरीन के लिए देखते हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन दो टाइप का, दो आइसोटॉप्स है। एक का मास है 34.98 और दूसरे का 36.98 यूनिट। ठीक है। और इसी हिसाब से और भी होंगे, which are nearly integer multiple of the mass of hydrogen atom. The relative abundance of these isotopes are 75.4 and 24.6% respectively. यानी इनमें से ये जो आइसोटॉप्स है वो इतने परसेंट पाया जाता है और ये इतने परसेंट पाया जाता है नेचर के अंदर। ये आपको समझ में आ गया। अब लगभग इंटीजर मल्टीपल होता है हाइड्रोजन का, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब इस हिसाब से अपने देख सकते हैं टोटल। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो आता है वो इतना आता है। ये मास ऑफ प्रोटॉन है जो यूनिट के अंदर 1.007 यूनिट है और केजी में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। अब इसके साथ जैसे क्लोरीन का आइसोटॉप था, वैसे सबसे स्मॉलेस्ट अपने पास क्या है एटम, वो है हाइड्रोजन है। उसके भी क्या है आइसोटॉप्स है, जिनमें से एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन जो है उसके दो आइसोटॉप्स है, एक का नाम ड्यूटेरियम, एक का नाम ट्राइटियम। यानी ये तो अपने पास हाइड्रोजन एटम हो गया बेटा 1H1। जो 1H1 होता है वो तो हाइड्रोजन एटम हो गया। इसके भी दो आइसोटॉप्स है, 1H2 जिसका नाम है ड्यूटेरियम और 1H3 जिसका नाम है ट्राइटियम। अब इसमें सेम देखने वाली चीज क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? आइसोटॉप्स हो गए। ये हाइड्रोजन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज द दैट ऑफ प्रोटॉन्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। अब ये नोट करने वाली बात है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो सराउंडिंग के अंदर जो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी इक्वल होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा Z माइनस C और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? Z प्लस C। अब इस हिसाब से टोटल क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ZD और प्लस ZD। इस हिसाब से एटम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का कुल चार्ज है वो माइनस ZD आ जाएगा और न्यूक्लियस का जो है प्लस ZD आ जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जनरली अपने बोलते हैं एटॉमिक नंबर, Z से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में तो अपने को इतना ही पता था, लगा था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रीजन एग्जिस्ट करता है, जिसको अपने न्यूक्लियस बोला था। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल भी और मिलता है। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। अब उसने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था 1932 के अंदर। उसने क्या किया, बेरिलियम के अंदर बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल का। तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल और निकल रहे हैं जो क्या है, चार्जलेस है, जो ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। अब किसने किया बेटा? जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम जो एटम है, न्यूक्लियस है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड की। तो वहां पे क्या मिला उसको? ऐसे पार्टिकल्स मिले थे जो ओनली मास रखते हैं, उनके साथ कोई भी चार्ज
अटैच नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। अब इससे पहले क्या था, ऐसा एक ही पार्टिकल माना जाता था जिसको बोलते हैं फोटोन, एनर्जी का क्वांटा। लेकिन बाद में जेम्स चैडविक ने क्या किया, बाई एक्सपेरिमेंट कुछ और एक्सपेरिमेंट करके और देखा तो पता लगा कि ये जो एक पार्टिकल और निकल रहा है उसका नाम उसने दे दिया न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे और उसके बाद में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो एटम का मास वगैरह मेजर करते हैं, न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं, तो वो मेजर करते हैं बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब इसके बाद में मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या किया, जो एटम मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा गया वो लगभग इतना आया था 1.67 इन 4 into 10 पावर माइनस 27। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा है, यानी न्यूट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन से भारी है। आपने प्रोटॉन का मास पहले देखा था। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखें, इस जो डिस्कवरी के लिए 1935 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था किसको, जेम्स चैडविक को। अब नोट करने वाली बात, फ्री न्यूट्रॉन्स अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल। नोट करने वाली बात, इट डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने आप टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। एंड एक पार्टिकल और बनाएगा जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। और ये एंटी न्यूट्रिनो वो है, इसको बोलते हैं जब भी कोई न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो उसके साथ एक पार्टिकल और इमिट भी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो उसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके। आगे अपने पढ़ेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब अपने एटम की बात करें तो आपको पता लग गया कि कोई एटम है, उसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये अपने ऑर्बिट्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स भी मिलते हैं और न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं। तो Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल बोल सकते हो। N जो है न्यूट्रॉन नंबर है, इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। A जो है वो मास नंबर है, टोटल मास होगा Z प्लस N। अब नोट करने वाली बात है बेटा, Z प्लस N कैसे आया, नोट करने वाली बात है, जो प्रोटॉन का मास है वो भी लगभग 1 है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास है वो भी लगभग 1 है, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी लगभग 1 है। तो इनको लगभग 1 मानकर अपने क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बाकी जो मास पॉइंट के अंदर उसको निग्लिजिबल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देन अपने पास मास नंबर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, Z प्लस N, यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को टोटल कर देंगे तो Z प्लस N, इसको किससे डिनोट कर देंगे, मास नंबर से। ये हो गया मास नंबर। तो अब किसी भी एटम को अगर अपने डिनोट करते हैं, सिंबल उसका होगा, जैसे X एटम है कोई भी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा Z, यहाँ पे लिखा जाएगा A। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। अब जैसे मान लेते हैं, ये नोट करने वाली बात है बेटा, जैसे अपने पास गोल्ड का दिया हुआ है 79 AU 197, इट मींस Z प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 79, और ये वैल्यू किसकी थी, A की मतलब Z प्लस A की। तो अपने पास A की वैल्यू है 197 इक्वल टू क्या है बेटा, Z प्लस N था ना, N था, उल्टा लिख दिया, N। देन ये इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 118 न्यूट्रॉन्स आ गए। नोट करने वाली बात देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कम है, यानी किसी न्यूक्लियस के अंदर जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हो, न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन कम भी हो सकते हैं। इसके लिए आगे स्टडी करेंगे फर्दर। अगर बहुत हाई लेवल में फिजिक्स में थोड़ा BSc के लेवल में पढ़ते हैं तब पता, एक नए फैक्टर को पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ये आ गया समझ। अब ये आइसोटॉप हाइड्रोजन के आपको पता लगे, मैंने बता दिया कि शायद नहीं बताया आपको। हाइड्रोजन क्या है, आइसोटॉप्स होते हैं 1H2 और 1H3। इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। इट मींस क्या हो गया,
और ये 1H1 है। इसका मतलब हो गया बेटा इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर तो क्या है 1 और ये एटॉमिक मास क्या है 2, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। और इसके अंदर क्या हो गया बेटा 1 प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन्स। आ गया समझ। अब इसके बाद में द एलिमेंट गोल्ड हैज, नोट करने वाले बात, द एलिमेंट गोल्ड हैज 32 आइसोटोप्स। अकेले गोल्ड के 32 आइसोटोप्स है। जैसे हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, वैसे गोल्ड के कितने हैं 32 आइसोटोप्स है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 173 से लेकर 204 तक है। ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी होते हैं, सॉरी ये अब आपने पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ा, आइसोटोप्स पढ़ लिया। आइसोटोप्स में क्या होता है Z1 यानी दो एटम्स के हिसाब से देखते हैं। ये एटम आ गया Z1, इसका एटॉमिक मास हो गया A1, इसका Z1 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A1 इसका एटॉमिक मास हो गया, इसका Z2 हो गया और A2 हो गया। दो एटम का या दो न्यूक्लियस का कंपैरिजन करते हैं। देन अगर Z1 इक्वल टू Z2 है और A1 नॉट इक्वल टू A2, यानी ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था अभी। हाइड्रोजन के हैं आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगर ऐसे हो कि Z1 नॉट इक्वल टू Z2 बट A1 इक्वल टू A2, यानी दो ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। और ऐसे अगर N1 इक्वल टू N2, इट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फर्स्ट न्यूक्लियस और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सेकंड न्यूक्लियस, दो एटम्स के अंदर या दो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो इनको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक। और ये आइसोन्यूट्रॉनिक की जगह एक वर्ड और भी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जैसे ये तो आइसोबार्स आ गया और उससे पहले ये वो अपने आइसोटॉप्स पढ़ा था, ये आइसोबार्स आ गया और ये आइसोटोन्स आ गया। ये एग्जांपल हो गया आपका आइसोटोन्स का, आइसोन्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज जो है वो होता है, अब देखिए एटम के अंदर जब स्टडी किया रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को, गैगर और मार्शल को एक्सपेरिमेंट करवाए, तो उसने क्या किया, क्लोजेस्ट अप्रोच देखी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के अंदर, और उसने देखा कि क्लोजेस्ट अप्रोच से जो एटम का साइज है वो इससे थोड़ा कम होना चाहिए। और देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल उसने मतलब बॉम्बार्ड करवाया था, इज अबाउट इतना होना चाहिए। द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड assuming that the Coulomb repulsive force was solely responsible for scattering. Since the positive charge is confined to the nucleus, the actual size of nucleus has been less than, इसके हिसाब से देखो बेटा, अब ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या था, प्रोटॉन्स थे, और इसके अंदर क्या हो गया बेटा, अपने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी, यानी 2He4 की स्कैटरिंग करवाई थी। तो अपने पास इस न्यूक्लियस का साइज इतना स्मॉल होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स है, क्या बेटा, कूलम्बिक फोर्स या रिपल्सन फोर्स है, वो इसकी जो एनर्जी थी वो थी 5.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी से मैक्सिमम नजदीक रीच कर पाए, कितनी एनर्जी से। तो अब ये जब इसको बॉम्बार्ड करवाया गया था तो इस रीजन, ये लगभग इतने रीजन तक पहुंचकर वापस आ गया था। तो इसका मतलब ये था कि अगर माना जाए कि इसके सरफेस से टच होकर वापस आ गया तो न्यूक्लियस का जो साइज है इससे कम होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो इससे थोड़ा कम होना चाहिए, 4.0 नॉट इंटू 10⁻⁻14 मीटर से। ठीक है। तो अब इसके बारे में, तो इसका साइज होता है
लगभग न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 की रेंज का, 10⁻⁻15 की रेंज का। अब देखो 10⁻14 से छोटा होना चाहिए था, इट मीन 10⁻15 की रेंज का होता है, इसको बोलते हैं फर्मी। 10⁻15 को बोलते हैं फर्मी, तो फर्मी रेंज का होता है। ठीक है, ये आ गया, ये रहा। अब इसके साइज के लिए एक रिलेशन है जो यहां से न्यूमेरिकल बनता है बहुत बार। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक नंबर की पावर 1/3 की। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे R0, a की पावर हमारा 1/3, और R0 क्या है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 या 1.2 फर्मी होता है, नोट करने वाली बात। ठीक है, या अगर अपने कर सकते हैं इसका असर्शन रीजन बनाते हैं तो ऐसे बन सकता है बेटा 1/3। अगर दोनों साइड में क्या कर दे, क्यूब कर दे, देन R³ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a की पावर 1/3 की पावर 3, देन कैंसिल हो जाएगा। यानी एटॉमिक नंबर इज प्रोपोर्शनल टू किसके, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आ गया समझे बेटा। अब इसके हिसाब से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो अपने पास आ गया। पहले अपने क्या था, साइज आया था R, रेडियस R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। अब इसके हिसाब से जब डेंसिटी निकाली गई तो डेंसिटी इसकी ये आई थी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है m/v d इज इक्वल टू m/v, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर फाइंड करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ वो अपने आगे देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया तो डेंसिटी आ गई थी, जो लगभग आई थी 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं, तो अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की एक बाल्टी है, 1/1/1, तो उसके अंदर 1000 kg वाटर आ जाएगा। 1/1 के अंदर 1000 kg ही वाटर आएगा, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि 10⁻17, इसमें 10⁻3 ओनली, 10⁻17, इसका मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम जो है एम्प्टी है, या बोल सकते हैं ऑर्डिनरी मैटर्स कंसिस्टिंग ऑफ एटम हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। डेंसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, इट मींस सारा मास कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। ये लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियर की डेंसिटी निकालिए, किसकी, आयरन की, तो ये मास दिया हुआ है, ठीक है, इसको यूनिट में चेंज कर दो और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई R³ 4/3 पाई और R³, ये R³ की वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट कर लो। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा मास एनर्जी, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपकी क्वेश्चन बनता है। मास एनर्जी ये क्या हुआ है, और इस चीज को ढंग से समझ लेना बेटा। कहां पे गया, ये लीजिए मास एनर्जी, समझते। अभी आपको पता लगा कि ये न्यूक्लियस था और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स थे। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, यानी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स लिख दूं और प्लस में टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होना चाहिए, है ना। और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आप बोल सकते हो कि मास ऑफ न्यूक्लियस से इक्वल होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, ठीक है। अब सपोज करते हैं, नोट करते जाना बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक अपने पास एटम है, इसके पास जो प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होंगे, Z के इक्वल, मैंने अभी बताया था।
और न्यूट्रॉन्स है वो क्या आएंगे बेटा, अपने क्या देखा था, A इज इक्वल टू था Z प्लस N, है ना। तो इसको अगर इधर करें, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा बेटा, A माइनस Z, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो अब अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या आ गया बेटा, प्रोटॉन्स आ गया Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या आ गया, A माइनस Z। अब सपोज करते हैं कि एक प्रोटॉन में मास है वो Mp है, मास ऑफ प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन में मास है वो Mn। वन प्रोटॉन में तो इतना मास है, तो Z प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, Zmp प्लस वन न्यूट्रॉन में कितना मास है Mn, तो इतने न्यूट्रॉन्स में कितना हो जाएगा बेटा, A माइनस Z Mn। यानी अब ये देखो बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया और टोटल मास ऑफ क्या आ गया, न्यूट्रॉन्स आ गया। ये रियल में इक्वल होना चाहिए था मास ऑफ न्यूक्लियस के, क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होना चाहिए था। स्वाभाविक सी बात है, जिन सब कंस्टिट्यूट से सब पार्टिकल से मिलकर जो बना है न्यूक्लियस, तो उनके मास के इक्वल ही होना चाहिए था। लेकिन रियल में क्या हुआ, बाय एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो इसके जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। इट मींस मास गायब हो गया, मास कंजर्वेशन नहीं फॉलो करता। अब यहीं से मास कंजर्वेशन जो चीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब अपने को क्या पता लगा बेटा कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा कम होता है। इस मास के डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, यानी डिफरेंस ऑफ masses of nucleons and mass of nucleus, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास मतलब ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई कि मास तो अभी तक अपने मान के चले थे कि मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर मास गायब नहीं हो सकता। तो जब ऐसे पता लगा ये मास डिफेक्ट हो रहा है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा कमाल की चीज बोली जाती है। ये जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन और जिसने दुनिया की बैंड बजा दी इस इक्वेशन, इस इक्वेशन ने क्या बोला कि जो मास है वो चेंज हो सकता है बेटा एनर्जी के अंदर। मास किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है। यानी मास को, यानी जो मास रिलेटेड एनर्जी होगी वो मास इंटू सी स्क्वायर, वेयर सी क्या बेटा, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा कि मास जो गायब हुआ वो कहां पे गया, देन उसने बोला कि मास चेंज हो गया, किसमें, एनर्जी के अंदर। किसमें चेंज हो गया, एनर्जी के अंदर चेंज हो गया। तो अब ये एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी कर रही है प्रोटॉन्स को बांधने का काम। तो इसलिए, क्योंकि देखो बेटा अपने कूलम फोर्स क्या बोलता है, कूलम फोर्स बोलता है कि प्रोटॉन सेम चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। न्यूक्लियस का मतलब बहुत टीनी वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर। इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन की जो रिपल्सन है उसको भी किसी ने बाउंड कर रखा है ना। तो इसको बोलते हैं, उसको बोल देंगे अपने न्यूक्लियर फोर्स। इनको बाउंड करने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए, अगर दोनों रिपेल करते हैं उसको बाउंड करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि वो जो मास आपका गायब हुआ था, वो जो मास गायब हुआ है वही चेंज हो गया किसमें, एनर्जी में। और वही एनर्जी क्या बनी, बाइंडिंग एनर्जी। वही एनर्जी क्या करिए, न्यूक्लियस को बांध के रखती है, बाउंड करके रखती है, नहीं तो सारे प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करके साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का। ठीक है, अब बाइंडिंग, अब आपको पता लग गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या हो गया, अब सपोज करते हैं अपने पास मास डिफेक्ट क्या आएगा, मास डिफेक्ट। अब अपने क्या आया था, मास डिफेक्ट, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपने पास क्या है था बेटा, ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं कैपिटल Mn मान लेता हूं। ये अपने पास किसके पास आ गया, मास डिफेक्ट के इक्वल। तो इससे रिलेटेड एनर्जी क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी बेटा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर यानी डेल्टा mc स्क्वायर। तो अगर इसी को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो EB आएगा, EB मतलब एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस Mn और मल्टी में C स्क्वायर। इतनी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी जो इस किसी भी न्यूक्लियस को बांध के रखेगी, बाइंड करके रखेगी। आ गया समझे। और ये रिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। इट मींस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां से कि मास कैन चेंज इन एनर्जी एंड एनर्जी कैन चेंज इन मास। इसका मतलब हम भी एनर्जी में चेंज हो सकते हैं और इन फ्यूचर के अंदर हम किसी भी चीज को डायरेक्टली एनर्जी में चेंज कर पाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो ऐसे ये चीज पॉसिबल हो जाएगी कि हम हमारे रूम को एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर सेव कर पाए। इट मींस मास को अपने चेंज कर पाए एनर्जी में, फिर उसको स्टोर कर ले और फिर एनर्जी को भी वापस मास में चेंज कर पाए। इट मींस क्या हो गया, लाइट से ही हम कोई चीज बना पाए, जैसे लाइट से अपने पेन बना पाए एनर्जी से, है ना। तो ये है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये अपने पास आ गया, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। 1 ग्राम के हिसाब से देखते हैं तो 1 ग्राम को पहले केजी में चेंज किया था, 10⁻³ आ गया और इसको c स्क्वायर से मल्टी कर दिया तो इतनी आ जाएगी जूल के अंदर। अब देखिए ऐसा यूज किया गया, ऐसी, ये आपको समझ में आ गया। अब है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मैंने करवा ही दिया, सॉरी है क्या, ये रहा, डेल्टा एम की वैल्यू ये आई थी, बाइंडिंग एनर्जी ये आ जाएगी। अब इसका न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल एंड देन इन MeV। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, आपको पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। ठीक है, इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, जूल में आ गई। और इसको क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 931 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी आई होगी शायद, कहां पे है, डेफिनेशन आई होगी, वैसे मैं बता देता हूं कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल होता है बेटा 1.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है नहीं, 1.6 इंटू ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, निकाल लेते हैं, अपने कर ही लेते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड्स थे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V इक्वल हो गया W/Q, तो W इक्वल टू क्या होगा, VQ। ठीक है, और वर्क डन ही चेंज हो सकता है एनर्जी के अंदर, तो पोटेंशियल 1 है और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, इक्वल टू वर्क डन एनर्जी यानी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये डिवाइड करके आप कर लेना, आ गया समझे। अब इसके बाद में देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। अब मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है, उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई EBN, क्या आ गई EBN, और सारे न्यूक्लियंस कितने थे A, कैसे A इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है ना।
कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ए थे, ए इक्वल टू जेड प्लस एन था। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं ए से मल्टी डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टोटल न्यूक्लियन कितने एन, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी सॉरी टोटल न्यूक्लियन कितने ए, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है ई। देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर टोटल किससे नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूं तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको ईबीएन से डिनोट करते हैं। सॉरी गलत कर दिया अपने, ये था ईबीएन इक्वल टू होता है बेटा ई बी बाई ए। ये तो हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबीएन। ईबीएन इक्वल टू ईबी अपॉन ए। अब ईबीएन और मास नंबर के अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, या बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं इसको। किस किस के बीच में बेटा, ईबीएन और ए के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। अभी अपने को पता लगा कि ईबीएन इक्वल टू होता है ई अपॉन ए। अब ईबीएन और ए के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो ऐसे आया, और जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इसको देखने से कुछ चीजें पता लगी। नंबर एक, जो ये चीजें आपको याद रखनी, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबीएन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, practically independent of atomic number of nuclei of middle mass number। यानी 30, जिसका मास नंबर 30 है और 170 है, इनके बीच में लगभग कांस्टेंट है। 30 से लेकर 170 के बीच में लगभग कांस्टेंट है। ये यहां पर लगभग, ये लगभग क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू रखता है। और इसमें से मैक्सिमम जो है वो Fe की है, याद करनी है, आयरन की है 8.75, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 56 है। और एक और वैल्यू किसकी है बेटा, एंड हैज वैल्यू 7.6 MeV फॉर 238। यूरेनियम के लिए है जो है 7.6। ये फर्स्ट अपने को फीचर मिला था, फर्स्ट रिजल्ट मिला था, कंक्लूजन मिला था। नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियस। अगर 30 से नीचे एटॉमिक नंबर है और 170 से ऊपर एटॉमिक नंबर है, दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लो है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, बाउंड करने वाली एनर्जी। किसी न्यूक्लियस को बाइंड करने वाली एनर्जी जितना ज्यादा होगी, न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जितनी बाइंड करने की एनर्जी कम होगी, उतना ही न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे यानी 30 से लेकर 170 वाले वो लगभग स्टेबल है, क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इससे लाइट वाले हैं वो स्टेबल नहीं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। और जो 170 से ऊपर वाले हैं वो भी स्टेबल नहीं, क्योंकि उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। ईबीएन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी और हैवी न्यूक्लियाई के लिए। अब यहां से इससे कंक्लूजन क्या मिलता है अपने को, फर्स्ट वाली में, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी फॉर फ्यू MeV पर न्यूक्लियन। यानी जो फोर्स है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए कि वो बाइंडिंग एनर्जी पर फ्यू MeV तक हो। यानी फोर्स जो है न्यूक्लियस को बाइंड करने का फोर्स वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग कितनी होनी चाहिए, MeV, यानी फ्यू MeV की रेंज का होना चाहिए। इतनी फ्यू MeV देने पर ही फोर्स टूट जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। उसके बाद में और क्या चीज नोट करने वाली बात, द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इस रेंज के अंदर जो है वो क्या है, ये प्रूव करता है कि जो न्यूक्लियस फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंजेस है। इससे ज्यादा भी जाते ही न्यूक्लियर के बाइंडिंग एनर्जी डाउन आ रही है। इट मींस क्या हो गया कि इस रेंज के अंदर तो न्यूक्लियर स्टेबल है, तो न्यूक्लियर फोर्स इस रेंज के अंदर सही है। और इससे साइज बढ़ने के बाद में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है। इट मींस क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंजेस है, इससे ज्यादा रेंजेस के अंदर वर्क नहीं करता, ठीक है। अब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पर बेटा, अरे ये
बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है, जैसे मान ली एक न्यूक्लियन है, कोई न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में कितने पार्टिकल है उन पर डिपेंड करती है। उतनी ज्यादा बाउंड करने वाले तो उतनी ज्यादा एनर्जी में चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। या सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इसको घेरने वाले ज्यादा है इट मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है EBN है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, नंबर ऑफ नेबरिंग, जिसको डिनोट करते हैं P से, नंबर ऑफ नेबरिंग, किसी न्यूक्लियन की नंबर ऑफ नेबरिंग। और यहाँ पे EBN इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट Kp आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली Kp या P की जो भी नोट करने वाली बात, इस चीज से क्या प्रूव होता है, 30 और 170 के बीच में स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, हाई है। और जैसे ही साइज बढ़ता है तो इट मींस क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी लो हो रही है, इट मींस न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। बड़ा होने के बाद में रेंज मतलब रेंज इंक्रीज होने के बाद में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम हो रही है, यानी न्यूक्लियर फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ये लीजिए नंबर थर्ड क्या मिला, जो हैवी न्यूक्लियस है जैसे A424 से ज्यादा है, वो वाले क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, दो मीडियम रेंज के अंदर टूट जाएंगे। और मीडियम 240 से अबव वाले जो है वो क्या करेंगे, टूटकर 30 और 170 के बीच में आते हैं। वो क्या करते हैं, टूटकर क्या करते हैं 30 और 170 के बीच में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। नेचर के अंदर कोई भी न्यूक्लियस ही नहीं चाहता कि मैं अनस्टेबल रहूं, तो वो स्टेबल होने के लिए 30 और 170 की रेंज के अंदर आना चाहेगा। जो हैवी वाले हैं 240 से ऊपर वाले वो क्या करेंगे बेटा, जो 240 वाले हैं या 170 से ऊपर वाले हैं वो क्या करेंगे, वो टूटकर इस रेंज में आ जाएंगे। जैसे मान लो 180 है, 180 वाला टूटेगा 90 के अंदर, तो 30 और 170 के बीच में आ गया ना, तो इस रेंज में आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। और जो लाइटर वाले हैं वो लाइटर वाले गए 30 से कम वाले वो क्या करेंगे, 30 और 170 के बीच में आने के लिए वो ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दो न्यूक्लियस बाउंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। आ गया समझे, ये न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या मिला था वो सारे अपने पढ़ लिए। अब इसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात, कितना करेगा चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है। थर्टी 11 कर देंगे। तो ये अपने पास आ गया बेटा, क्या अपने स्टडी कर लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, और उसका जो कंक्लूजन मिला था। और अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सी बात, जैसे वर्ड बोल रहा है वो फोर्स जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के बीच में बांधे रखता है, यानी उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है। अब आपको पता है कि ये अपने पास क्या है, एटम है, ये अपने पास न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स के पास क्या प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इसी टीनी रीजन के अंदर, स्मॉल रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इट मींस क्या है कि एक ऐसा फोर्स है जो इन दोनों के बीच में, इन प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स को भी डोमिनेट कर रहा है। इट मींस जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, और शॉर्ट रेंजेस है। शॉर्ट रेंज मैंने अपने पहले कर दिया था। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखनी अपने, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 1, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स। सीधी सी बात है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ कब बैठे रहेंगे, जब उनको बाउंड करने वाला फोर्स ज्यादा है रिपल्सन फोर्स से। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कोलम्बिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा वीक है, तो उससे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नंबर 2, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस फॉल रैपिडली जीरो। हाँ, अब नोट करने वाली बात, ये कुछ फर्मी तक है ना, वो
स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन एक फिक्स जब उसकी डिस्टेंस को और डिक्रीज करता जाए, डिक्रीज करते जाए, ठीक है, तो इसकी जो कुछ फर्मी की रेंज में ये जाकर जीरो हो जाता है। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और किसका ग्राफ है, डिस्टेंस का, आर का। तो कुछ फर्मी से नीचे आकर ये क्या होता है, जीरो के लगभग हो जाता है। नोट करने वाली बात है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस fall rapidly to zero as their distance is more than few ferrometer. This leads to saturation of force in medium of larger size nucleus, which is the reason of the consistency of binding energy per nucleus. अब सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है, सेकंड कंक्लूजन बोलता है क्या, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली जीरो देयर डिस्टेंस मोर देन फ्यू फेमटोमीटर फर्मी। अगर कुछ फ्यू फर्मी से अगर रेंज ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रेंज अगर फ्यू फर्मी है, कोई भी 2 फर्मी, 4 फर्मी, 5 फर्मी, तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अच्छा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। लेकिन जैसी फ्यू फर्मी इससे थोड़ा सा ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण होते ही क्या होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो जीरो हो जाता है। ये द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली टू जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी न्यूक्लियॉन्स जो है वो एक फ्यू फर्मी की रेंज के अंदर ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इट मींस एटम न्यूक्लियस का जो साइज है वो फ्यू फर्मी की रेंज का है, ठीक है, उससे थोड़ा सा साइज बढ़ाते क्या हो जाता है, फोर्स जीरो होता है। फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो बाउंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, दिस मीन द फोर्स इज अट्रैक्टिव। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पहली बात ये शॉर्ट रेंजेस होते हैं, नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नंबर 3 चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, इट मींस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। चौथी बात, अट्रैक्शन के नेचर के होते हैं, क्योंकि रिपल्शन कर रहा है तो इट मींस उनको रिपल्शन को, प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्शन। तो अब अपने प्रॉपर्टी देखते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या हो गया बेटा, शॉर्ट रेंजेस, शॉर्ट रेंज्ड यानी फ्यू फर्मी तक। नंबर 2 क्या हो गया, अट्रैक्शन, नेचर, इसकी नेचर वो क्या है, अट्रैक्शन। नंबर 3 क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, नेचर के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। नंबर 4 क्या हो गया, सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन का मतलब हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों के बीच में सेम फोर्स लगेगा। नंबर 5 क्या, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट यानी चार्ज होगा तो भी उतना लगेगा, न्यूट्रल पार्टिकल तो भी उतना ही लगेगा। और क्या रहेगा, शॉर्ट रेंजेस आ गया, चार्ज। ये नंबर 6 स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, ये क्या होता है आगे लेवल की फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। ये इतनी प्रॉपर्टी आपके लेवल में। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आपने, ये अपने न्यूक्लियर फोर्स हो गए, ये मैंने आपको बोल दिया। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो हेनरी बैकवेल ने की थी 1896 के अंदर। तो उसने क्या देखा, यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट के कुछ पीसेस थे, और उनसे क्या देखा कि उनको बाउंड करके रखा बेटा ब्लैक पेपर के अंदर और सिल्वर पेपर के अंदर, और पास में पड़ी कोई फोटोग्राफिक प्लेट थी। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब एक्सरे मान लेते हैं, जैसे एक्सरे होते हैं ना बेटा, डॉक्टर देते हैं वो एक्सरे। तो देखा वो डार्क होने लग गए, ब्लैक हो गए। तो उसने वहां से ये चीज बताई, क्या पता लगा कि ये जो यूरेनियम है
यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट जो पीस पड़ा है वो क्या करता है, कुछ पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अब स्टेबल होने के लिए क्यों, क्योंकि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 235 है, यानी 30 और 170 के बीच में नहीं है, तो वो स्टेबल होगा, है ना। स्टेबल होने के लिए या तो क्या करेगा, वो फ्यूजन करेगा, यानी टूटकर इस रेंज में आएगा, या एक और नई फिनोमिना का पता लगा कि ये पार्टिकल्स को, कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि हाई जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल का इमिशन करते हैं, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। A nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes a decay, this is referred to as radioactive decay. These type, ठीक है, आगे समझे। यानी जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके 30 और 170 के रेंज के बीच में आएंगे, या क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स इमिट करते रहते हैं डिके की फॉर्म में, एनर्जी इमिट करते हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ये जो डिके होता है वो तीन टाइप का होता है। अल्फा डिके, जिसमें कोई न्यूक्लियस क्या करता है, हीलियम पार्टिकल को इमिट करता रहता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 2He4 पार्टिकल को इमिट करेगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा डिके, स्टेबल होने के लिए कोई भी न्यूक्लियस। बीटा डिके जो होता है, अब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और या इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिट्रॉन को इमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो उसको बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके, और पॉजिट्रॉन को डिके, सॉरी बीटा नेगेटिव डिके, और पॉजिट्रॉन को इमिट करता है देन उसको बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। और नोट करने वाली बात, और थर्ड वाले के अंदर क्या करता है, सिर्फ एनर्जी को इमिट करता है, गामा एनर्जी को, फोटॉन्स को। अब इसको थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताता हूँ, जरूरी है जो इंपॉर्टेंट जो है इसमें। अब मैंने बोला था कि अगर कोई हैवी न्यूक्लियाई है तो या तो वो डिवाइड होकर 30 और 170 की रेंज के बीच में आएगा ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, या क्या है, न्यूक्लियस क्या है, पार्टिकल्स को ऐसे इमिट करता रहता है, ऐसे पार्टिकल्स को, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। अब ये जो डिके होता है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वाला होता है अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है बेटा, कि कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे मान लो न्यूक्लियस है ZXE, इट मींस X नाम का न्यूक्लियस है, Z एटॉमिक नंबर है, A एटॉमिक मास है, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, यानी 2He4 को इमिट करेगा। अब नया जो न्यूक्लियस बनेगा तो उसके अंदर उसके पास क्या होगा, दो तो एटॉमिक नंबर डाउन हो जाएगा और 4 एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस अब यहाँ पे जो नया न्यूक्लियस है अल्फा डिके के बाद में या हीलियम पार्टिकल डिके के बाद में क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 और एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाता है बाय 4। नोट करने वाली बात है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला डिके। सेकंड वाला डिके डिके जो था वो है बीटा डिके। क्या होता है, बीटा डिके। बीटा डिके दो टाइप का होता है, फर्स्ट वाला होता है बीटा पॉजिटिव और सेकंड वाला होता है बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, कोई न्यूक्लियस है ZA वाला, इसने क्या किया बेटा, एक पॉजिट्रॉन को इमिट कर दिया, एक पॉजिट्रॉन को इमिट करके क्या किया, एक नया न्यूक्लियस बना दिया प्लस में एक पॉजिट्रॉन इमिट कर दिया। पॉजिट्रॉन इमिट करने का मतलब हो गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, तो अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो -1 हो जाएगा और एटॉमिक मास जो होगा वो रिमेन सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, पॉजिट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो 1 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। बीटा नेगेटिव डिके के अंदर क्या होगा, ये ZA था, ये नया न्यूक्लियस बन जाएगा, वो बनेगा Z+1 और A और प्लस में इलेक्ट्रॉन, यानी इस डिके के अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये नोट करने वाली बात है, ये आपके आ सकते हैं तीनों, इसलिए मैंने बताया था ये इफेक्ट कैसे पड़ता है डिके का। ये ले लीजिए आपका। अब इसके बाद में देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओहो कितना बच गया,
न्यूक्लियर एनर्जी। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है एटॉमिक मास 30 और 170 के रीजन में, वो जो कांस्टेंट है लगभग 8 MeV। इससे लाइटर वाले हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लो है, यानी वो थोड़े अनस्टेबल है। 170 से अपर वाले हैं वो भी क्या है, लो है, यानी वो भी अनस्टेबल है। तो हैवी वाले जो है यानी 170 से अबव वाले हैं वो तो टूट जाएंगे यानी फ्यूजन करेंगे, और जो लाइट वाले हैं जैसे 30 से नीचे वाले हैं वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, बाउंड हो जाएंगे ताकि वो इस रेंज के अंदर आ जाए। तो इसमें से फर्स्ट बैठते हैं फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन क्या करते हैं बेटा, फ्यूजन जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, दो मीडियम न्यूक्लियाई के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और मीडियम न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होते हैं, जो न्यूक्लियाई नए बनते हैं उनको बोलते हैं डटर न्यूक्लियाई, और जिससे बनते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई या मदर न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक बात नोट करने वाली बात है, किसी भी न्यूक्लियस को अगर अपने तोड़ना चाहते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियाई, इसको अपने दो सब पार्टिकल के अंदर, दो मीडियम न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, यानी इसका फ्यूजन करवाना चाहते हैं। तो इसके साथ देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है सारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके साथ कोलिजन नहीं करवा सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। और हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इससे रिपेल होकर वापस आ जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा पार्टिकल यूज करते हैं एन, न्यूट्रॉन, जिसपे जो चार्ज इंडिपेंडेंट है, जो न्यूट्रल है, तो आसानी से इसको क्या करेगा, कोलिजन करके दो इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं पार्ट में डिवाइड कर देता है। एग्जांपल के तौर पे आपको आपकी बुक से दिखाते हैं, जैसे ये देखिए यूरेनियम 92-235 था, 1 न्यूट्रॉन था, इसने इसके साथ पहले कोलिजन किया, तो पहले ये इसके साथ मिलकर ऐसे होगा, ये अपना न्यूक्लियस था, क्या था 92-235, और इसके साथ 0 and 1 न्यूट्रॉन नहीं, तो एक मीडियम बन जाता है 92-237, सॉरी 35 तो 36। पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसके बाद में डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई के अंदर। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर हो गया, और प्लस में 3 न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन नए जनरेट हो गए। अब यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर हो रहा है, तो इट मींस ये नहीं कि बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर ही हो सकता है। यूरेनियम ये नेचुरल फिनोमेना है, तो वो यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में हो सकता है, तो वही यूरेनियम किसी और न्यूक्लियस के अंदर भी चेंज हो सकता है। इट मींस जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये यूरेनियम 92-235 है, अब की बार ये ऐड होकर नायोबियम और स्ट्रोंशियम बन गया, जिनोन और स्ट्रोंशियम बन गया। अब इस हिसाब से अब इसके अंदर देखो बेटा, 1 न्यूट्रॉन दिया था, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन दिया था, 4 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, इसमें 1 न्यूट्रॉन दिया था, इसमें 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। ये है सेकंड जनरेशन और ये है फर्स्ट जनरेशन। पहली बात तो यूरेनियम 92-235 डिपेंड, पता नहीं बता सकते, ये स्पॉन्टेनियस है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन कर सकता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, जो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं मान लो इसके अंदर, तो इट मींस ये हो गया, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर ये सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के अंदर न्यूट्रॉनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर। यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने, 3 अपॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने, 1, इसको बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर या मल्टीप्लाई फैक्टर भी बोलते होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये मल्टीपल फैक्टर वर्क कैसे करता है, देखो इसको अपने इसके हिसाब से समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये इतना सारा कोई बॉक्स है, इसके अंदर यूरेनियम के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारे।
ठीक है, मैंने एक न्यूट्रॉन को इसके अंदर एंटर करवाया, तो 1 न्यूट्रॉन 2 पार्टिकल के अंदर, कोई भी पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो गया, 2 सब डेटर न्यूक्लियाई बना दिए, इसके साथ 2 न्यूट्रॉन बन गए, मान लेते हैं 2 न्यूट्रॉन। अब 2 न्यूट्रॉन 2 को आगे डिवाइड कर देंगे, 2 का आगे फ्यूजन करवा देंगे, उस 2 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, 8 से 16 बन जाएगा, ऐसे मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 सेकंड में बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और जैसे ये अनकंट्रोल्ड होगी तो क्या होगी, ये बॉम्ब बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर ले तो अपने इससे जो एनर्जी बन रही है, किससे, फ्यूजन से एनर्जी, जब भी एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होता है तो एनर्जी इमिट करता है, जिसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो एनर्जी अगर अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करे बेटा, मेंटेन कर दे, कंट्रोल कर ले, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को अपने यूज कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं। अब आपने मल्टीपल फैक्टर तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास 240 के लिए इतनी है और 120 के लिए इतनी है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एक एटॉमिक मास 240 वाला 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, 120 और 120 के, देन जो 240 वाले की बाइंडिंग एनर्जी इतनी थी, 120 वाले की इतनी है, तो इनमें डिफरेंस देख लियो बेटा। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इज 0.9 है, ठीक है। तो 240 इंटू 0.9 इक्वल टू 216 MeV। देखो 240 वाले के पास कितनी थी, 7.6, 120 वाले के पास कितनी होगी, 8.6, तो डिफरेंस कितना होगा, 0.9 का, एक एटम के लिए हो गया ना 0.9 का, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 240 है, तो 240 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 216 MeV, इतना एनर्जी के अंदर गेन हो गया। यानी ये एनर्जी जो है एक अपने को मिल जाएगी एक न्यूक्लियर के फ्यूजन करने के बाद में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, प्लस में इतनी एनर्जी मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब अपने आगे पढ़ेंगे, अगर नहीं कंट्रोल किया जाता तो एज ए बॉम्ब एक्ट करता है, और अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी एनर्जी को यूज भी करेंगे। अब इसके बाद में ये हो गया, ये तो अपने आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या एनर्जी जनरेशन इन स्टार। जो भी स्टार है या सन है, उसके अंदर जो एनर्जी जनरेशन होता है वो तब न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब हो गया लाइटर न्यूक्लियर। लाइटर न्यूक्लियर का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 30 से कम है वो आपस में क्या करेंगे, बाउंड होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और 30 और 170 के रेंज के बीच में आने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में बाउंड होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसके अंदर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे सन या स्टार के बीच में क्या होता है, तो सन और स्टार्स के बीच में जो एनर्जी जनरेशन होता है वो होता है ऐसे, वहां पे बहुत सारी हाइड्रोजन है, तो 1 प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, मर्ज हो जाएगा, 1H2 बनाएगा, ड्यूटेरियम बनाएगा, प्लस में एक पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, एक न्यूट्रिनो इमिट करेगा और इतनी एनर्जी इमिट कर देगा। अब ये जो पॉजिट्रॉन है, सॉरी 1H2 ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम फिर एक नए ड्यूटेरियम के साथ, जैसे यहां से ड्यूटेरियम बना है, ऐसे पैरेलल में कोई और रिएक्शन चल रही होगी, वहां से भी ड्यूटेरियम मिलेगा, तो वो ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम के साथ मिलकर 2He3 बनाएगा, प्लस में एक न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर देगा और 3.27 MeV। फिर जैसे ये ड्यूटेरियम के साथ करके ट्राइटियम बना लेगा, प्लस प्रोटॉन बना लेगा, इतनी MeV। तो इस हिसाब से रिएक्शन होती रहती है, ठीक है।
In first reaction, two protons combine to form a deuteron and a positron with release of energy. ये in reaction, ठीक है, two deuterons combine to form light isotope of helium and one neutron, और इस हिसाब से इस प्रोसेस के अंदर चलता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में सन के बीच में, स्टार्स के बीच में और पूछा जाता है, when fusion is achieved by raising the temperature of system। अब नोट करने वाली बात, फ्यूजन जब होगा एक्चुअल में होगा क्या बेटा, एक न्यूक्लियस है, ये लो, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो आपस में मिलेंगे कैसे, मर्ज कैसे होंगे। मर्ज होने के लिए इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, अपने को इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी कि ये जो रिपल्सन फोर्स को क्या करे, डोमिनेट करके मेल्ट होके बिग न्यूक्लियाई बना ले। तो जो भी जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उतनी एनर्जी मिलने के बाद में फ्यूजन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये थियरी आप पढ़ लेना, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार्स के अंदर जो एनर्जी मिलती है अपने को, वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से मिलती है। द इंटीरियर ऑफ सन हैज टेम्परेचर, इतना होता है सन के इंटीरियर की, विच इज कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फ्यूजन, फ्यूजन से थोड़ा कम होता है, ठीक है। फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व प्रोटॉन्स whose energy are much above the average energy। अब सन के अंदर क्या होता है बेटा, देखो ये सारी अपने चारों स्टेप से याद होनी चाहिए। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन से बना ड्यूटेरियम प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, इतनी एनर्जी। अब इस ये जो पॉजिट्रिनो है, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे एक रिएक्शन और होती है, आपको इतना याद रखना है। वहां से क्या होता है, एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वहां से, वो आपको याद नहीं रखना है। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन से ये आ गया, इसको वहां से जो बीटा डी के होता है वहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये इस पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बनाते हैं फोटॉन्स, ये गामा फोटोन बन गया, फोटोन प्लस फोटोन, इतनी एनर्जी आ गई। उसके बाद में ये जो बना है 1s2, ये 1s2 फिर प्रोटॉन्स के साथ करेगा, यानी ड्यूटेरियम फिर प्रोटॉन के साथ करेगा, तो 2he3 प्लस गामा प्लस में इतनी एनर्जी। अब इसके पैरेलल में एक रिएक्शन और चल रही है ऐसी, तो इससे 2he3 मिल गया, 2he3 उससे मिल गया, तो 2he3 और 2he3 मिलकर बना देंगे अपने पास 2he4 प्लस में 2 प्रोटॉन और टोटल एनर्जी। अब एक साइकिल के अंदर जो एनर्जी होगी इन सभी का टोटल कर देंगे, तो इतनी एनर्जी अपने पास मिलेगी। अब ये एक रिएक्शन हो रही है, इसके पैरेलल में एक रिएक्शन हो रही है, दोनों को मिलाकर कंबाइन करके रिएक्शन लिखेंगे। तो अब देखिए अपने पास क्या किया था, 2 प्रोटॉन यहाँ पे लिए थे, 2 पैरेलल वाले में तो 4 प्रोटॉन, प्लस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बना क्या, एक हीलियम यहाँ पे बन गया, एक हीलियम वहां पे बन गया, 2 हीलियम। न्यूट्रिनो कितने बने, न्यूट्रिनो एक यहाँ पे बन गया, एक वहां पे बन गया, 2 न्यूट्रिनो। गामा कितने बन गए, यानी फोटॉन्स कितने बने, 1 2 3 इसमें बने थे, 1 2 3 उसमें बने थे, 6, ठीक है। और टोटल एनर्जी ये और टोटल एनर्जी वो ये, ठीक है। इसको एनर्जी फॉर्मेशन स्टार को, इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत बार पूछा गया। अब ये थियरी आपने पढ़नी है। हीलियम इज नॉट ओनली एलिमेंट दैट कैन सिंथेसाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ स्टार एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट डिप्लेटेड एंड बिकम हीलियम द कोर स्टेट कूल। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, तो जो कोर है इनसाइड है वो क्या होती है बेटा, ठंडी होने लगती है। जैसे ही ठंडी होने लग जाती है तो वो क्या करती है, एक तरह से ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कोलैप्स होने लगती है। द स्टार बिगिंस टू कोलैप्स अंडर इट्स ग्रेविटी विच इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है, हीलियम। हीलियम की बनने की वजह से क्या होता है, अब
जो है न्यूक्लियस का कोर है वो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेस होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है। जैसे कोलैप्स होता है तो उसकी हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे फर्दर अपने पास फ्यूजन होने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है। द एज ऑफ सन, अभी तक सन के पास इतनी हाइड्रोजन है कि 5 × 10⁹ ईयर, इतने यानी 5 बिलियन ईयर अभी तक और चल सकता है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, सारी हीलियम बन जाएगी, सारी हीलियम बनने के बाद में अंडर ग्रेविटी कोलैप्स करेगा और इसकी जो कोर है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसका जो कलर है वो रेड बन जाएगा, इसलिए इसको रेड जायंट बोला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर फ्यूजन हो रहा है, देखिए इसके अंदर एनर्जी, जो फ्यूजन के अंदर एनर्जी इमिट होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि जिससे अपने कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे सन, देखो सन के अंदर इतनी कितनी एनर्जी, मतलब अर्थ तक पहुंच रही है, इतनी हीट भी है, इतनी लाइट भी, बहुत ज्यादा। तो क्या फ्यूजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है? तो नहीं। द नेचुरल thermonuclear fusion process in a star replicate in the thermonuclear fusion device in a controlled fusion reactor। रिएक्टर के अंदर इनको, इस फ्यूजन को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, कि रिएक्टर के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना ने इस सन से 17 टाइम्स ज्यादा एनर्जी, 17 टाइम ज्यादा हीट एनर्जी देने वाला सन बनाया था, लेकिन वो 10 सेकंड तक शायद वर्क किया था, इससे ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाया। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। और रिएक्टर था शायद, आपके रिएक्टर कट हो गया, रिएक्टर ये लीजिए, ये आपका चैप्टर था। थ्री 350 360। ठीक है बेटा, तो ये था आपका चैप्टर। रिवाइज मैंने करवा दिया है, एक बार आप फिर से इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, चाय पीते रहिए, रजाई में बैठे रहिए और फिजिक्स की वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं, और कोशिश करेंगे आपकी फिजिक्स जल्दी से जल्दी करवा दें कमेंट सेक्शन के जरिए। जो आपको टॉपिक जल्दी करना है, पहले करना है, या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी कमेंट के जरिए बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।